गुड मॉर्निंग। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का विषय विज्ञान अध्याय 8 जीव जनन कैसे करते हैं ये पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, सभी जीव प्रजनन करते हैं, जनन करते हैं, प्रजनन करते हैं। तो इसमें जो क्रियाएं होती हैं वो दो तरीके की होती हैं। एक को बोलते हैं लैंगिक प्रजनन, एक को बोलते हैं अलैंगिक प्रजनन। तो ये प्रजनन जो है, इसमें प्रजनन होता कैसे, इसकी मूल प्रतिकृति है क्या, ये जीव कैसे बनते हैं, आज तक किसी ने नहीं देखा कि बनते कैसे, जीव किसके द्वारा बनते। तो विज्ञान कहता है कि जीव जो है ना, जीव की उत्पत्ति एक डीएनए के द्वारा होती है, डीएनए और आरएनए। तो डीएनए ही जीवों की मूल प्रतिकृति बनाने का कार्य करता है, मतलब कि डीएनए ही किसी भी जीव की उत्पत्ति का कारण है। तो अपन डीएनए कहते कैसे हैं, है क्या ये जानते। तो इसको बोलते हैं डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। ये आपका डीएनए होता है। तो इनके आधार पर इनमें कार्य कैसे होता है इस चीज के लिए, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पाठ के आधार पर कि जनन है क्या, जनन कहते किसे हैं। तो देखो, सजीवों की अपने समान, सजीव जितने भी सजीव हैं, सजीवों की अपने की समान, अपनी आकृति जैसे और रंग रूप जैसे या एवं गुणों के अन्य प्रकार के गुण उत्पन्न हो जाते हैं। तो नए गुणों का एक नया जीव उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। लेकिन जनन किसे कहते हैं, सजीवों की अपने समान आकृति के, रंग रूप के एवं गुणों के जीवों को, नए जीवों को उत्पन्न करना जो क्या कहलाता है, इसको अपन जनन कहते हैं। तो जनन का पहले जो बोल दिया कि जनन में सबसे मुख्य भूमिका डीएनए की होती है। तो सबसे पहले जो आपके बुक में दिया है कि डीएनए है, तो हमने डीएनए के क्वेश्चन बना लिए कि डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है। डीएनए का महत्व है क्या, तो कुछ जनन की जो मूल घटना है, जनन की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति का बनना है। अगर डीएनए की प्रतिकृति नहीं बन रही है तो जनन भी संभव नहीं है। तो डीएनए जनन की मूल घटना, डीएनए की प्रतिकृति का बनना हो, जनन में एक कोशिका के द्वारा डीएनए की प्रतिकृति का निर्माण होता है तथा अतिरिक्त कोशिकाओं का संगठन का यही सृजन करता है। जितनी भी कोशिकाएं हैं सभी का संगठन एवं सृजन का कार्य डीएनए का होता है। इसलिए डीएनए की प्रतिकृति का प्रजनन में बहुत अधिक ही महत्व है। तो अपन बात करते हैं कि प्रजनन जो होता है वो जीवों में किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले अध्याय में अपना है कि एकल जीवों में प्रजनन की विधि। तो एकल जीव मतलब एक कोश के जीवों में प्रजनन किस प्रकार होता है। तो एक कोश के जीवों में प्रजनन अलैंगिक प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो अपन अलैंगिक जनन कहते किसे हैं, इसके लिए अलैंगिक जनन किसे कहते हैं पहले तो ये जान लेते हैं कि अलैंगिक जनन है क्या। तो देखो, जीवों में जनन की वह प्रक्रिया जिसमें युग्मकों का निर्माण ही नहीं होता। जो युग्मक है यानी कि जो जाइगोट है, जो जीव है, उसका निर्माण नहीं होता। जनन जीव के अलैंगिक भागों के द्वारा होता है। जो जनन होता है वो उसके अलैंगिक भागों के द्वारा यानी कि अंगों के द्वारा होता है। इसको हम अलैंगिक जनन कहते हैं। तो अलैंगिक जनन में सबसे पहले बात करते हैं विखंडन की। तो आपने नाम सुना होगा जैसे अमीबा, पैरामीशियम, जी एक कोशिकीय जीव है। इन एक कोशिकीय जीवों में एक किस प्रकार कार्य करते हैं। तो देखो, जब एक कोशिकीय जीवों का जो केंद्रक वाला भाग होता है, वो केंद्रक वाला भाग अगर समान दो भागों में टूट जाए, बिल्कुल समान दो भागों में टूट जाए और टूट करके दो नए जीवों को उत्पन्न करते हैं, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विखंडन कहते हैं। लेकिन विखंडन है क्या, विखंडन किसे कहते हैं। तो ये कोश के जीवों में कोश का विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति को हम विखंडन कहते हैं। इसमें कोश का विभाजन द्वारा सामान्यतः जो जीव होता है वो दो बराबर भागों में टूट जाता है। जैसे अभिमा में जीवों में जो कोश का विभाजन होता है वो बराबर दो भागों में टूट करके होता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, विखंडन कहते हैं। तो विखंडन दो तरीके से बोलते हैं कि विखंडन किस प्रकार का हो, द्विविखंडन होता हो, बहुविखंडन भी
होता है। तो द्विविखंडन की बात कर रहे हैं तो सीधी डेफिनेशन देंगे कि एक कोशिकीय जीवों में कोश का विभाजन के द्वारा दो बराबर भागों में विभक्त होने की घटना को और अनेक नए दो जीवों को उत्पन्न करना, इस प्रक्रिया को हम द्विविखंडन या विखंडन कहते हैं। जबकि बहुखंडन किसे कहते हैं? जब एक कोश के जीवों में एक कोश का अनेक नए संततियों को एक साथ विभाजित होकर के अनेक संततियों को जन्म देती है तथा अनेक नए जीवों को उत्पन्न करती है, नव जीवों को, इसको अपन बहुखंडन कहते हैं। यानी कि द्विखंडन और बहुखंडन दोनों में ही अंतर है। द्विखंडन में जो कोशिका होती है दो बराबर भागों में विभाजित होती है और प्रत्येक एक भाग से एक नया जीव जन्म लेता है, यानी कि दो भागों में। जबकि बहुखंडन में जो प्रक्रिया होती हैं उसमें एक जो जीव है वो एक से अनेक भागों में विखंडित होता है, इस घटना को अपन बहुखंडन कहते हैं। अब बात यही आ जाती है तो खंडन किसे कहते हैं? अगर द्विविखंडन ही हो गया वो बहुखंडन ही हो गया तो खंडन किसे कहते हैं? तो खंडन वाली जो प्रक्रिया होती हैं वो अलग प्रकार की होती है। जैसे अपन बात करते हैं खंडन में एक सरल संरचना होती है, में एक सरल संरचना वाला कोई सा ही उसकी जीव है वो विकसित होकर के बड़ा होकर के छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है। तो ये टुकड़े वृद्धि करके एक नए जीव में विकसित हो जाते हैं, इस क्रिया को हम खंडन कहते हैं। लेकिन खंडन चाहे एक सरल एक कोशिकीय जीव विकसित होकर के छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है और ये टुकड़े एक नए जीव को जन्म देते हैं, तब इस क्रिया को हम खंडन कहते हैं। अब खंडन के आधार पर सबसे पहले कि आपने खंडन डाल दिया तो खंडन विखंडन हो गया और खंडन हो गया। तो खंडन ये अलैंगिक प्रक्रिया में पुनरुद्भवन भी आता है कि पुनरुद्भवन किसे कहते हैं? तो देखिए पुनरुद्भवन की जो प्रक्रिया है वो ये भी एक कोशिकीय जीव में ही संपन्न होती है। यानी कि पुनरुद्भवन शरीर के नवनिर्माण की वह शक्ति है जिसके अंतर्गत शरीर के टूट जाने पर उसकी मरम्मत करते हैं और प्रत्येक टुकड़ा पूर्ण होकर एक नए जीव को जन्म देता है। इस घटना को हम पुनरुद्भवन या पुनर्जनन कहते हैं। कि पुनर्जनन कहते किसे हैं? कि शरीर के कोई भी शरीर के नवनिर्माण की वह शक्ति, शरीर के नवनिर्माण की वह शक्ति जिसके अंतर्गत शरीर के विभिन्न भाग जो है टूट जाने पर उनकी मरम्मत करे, वो प्रत्येक जो टुकड़ा है वो पूर्ण रूप से एक नया जीव बना दे। इस घटना को हम पुनरुद्भवन कहते हैं। तो पुनरुद्भवन में ये शरीर के जो प्राणी हैं इनके कई टुकड़ों में इनको काट दिया जाता है और प्रत्येक टुकड़ा एक पूर्ण रूप का जीवन का निर्माण करता है। इस क्रिया को हम पुनरुद्भवन कहते हैं। फिर इसके बाद आता है कि मुकुलन किसे कहते हैं, जो आपकी बुक में दिया है कि मुकुलन क्या है। तो देखिए मुकुलन भी एक कोशिकीय जीवों की जैसे घटना है कि इनमें जो कोश का विभाजन होता है इनमें कोशिकाओं में पहले एक उभार सा उत्पन्न होता है, उभार होकर के किनारों पे निकल जाते हो। फिर एक अनुकूल परिस्थितियां जैसे ही आती है तो अनुकूल परिस्थितियों में उस जगह से हट जाते हो, एक नए जीव को जन्म देते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पुनरुद्भवन मुकुलन कहते हैं। तो मुकुलन क्या है कि कुछ जीवों में शरीर पर उनके शरीर पर कुछ उभार सा उत्पन्न होता है। कुछ जीवों में उनके शरीर पर पहले अब एक उभार सा उत्पन्न हो जाता है, उठ जाता है, फली टाइप की जैसे पड़ जाना, और फिर बाद में ये परिपक्व हो जाता है। फिर वो उस जीव बिल्कुल बढ़ता जाएगा और लंबा हो जाएगा, ये परिपक्व हो जाता है। और परिपक्व होने पर अनुकूल परिस्थितियों में उस शरीर से वो अलग हो जाता है और एक नए जीव को जन्म देता है। इस प्रक्रिया को हम मुकुलन या इसी घटना को हम कलिकायन कहते हैं। तो कलिकायन या मुकुलन किसे कहते हैं? एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक कोश के जीवों में पहले उनके शरीर पर एक उभार सा बनता है और परिपक्व होकर अनुकूल परिस्थितियों में वे उस शरीर से अलग हो जाते हैं, एक नए जीव को जन्म देते हैं। इस घटना को हम मुकुलन या इसी घटना को हम कलिकायन कहते हैं। तो फिर इसी के आधार पर अलैंगिक प्रजनन में एक पॉइंट और है कि कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं? कायिक प्रवर्धन है क्या? तो कायिक प्रवर्धन देखिए मनुष्य विभिन्न प्रकार के पौधों का यूज करता है लगाने के लिए। तो कुछ पौधे जैसे गुलाब का पौधा है, नाशपाती का पेड़ है, आपने देखे होंगे कि इनके जो फल हैं उन फलों का उपयोग
मतलब इनके जो बीज हैं, इनके बीजों का उपयोग कम किया जाता है, क्योंकि इनके बीज बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो इनकी जो कलम होती है ना, इनको काट करके लगाते हैं, या फिर इनके ऊपर पहले इनकी छाल को छील लेते हैं, और छीलने के बाद उसमें पोटास लगा करके वो बांध देते हैं, तो उसमें जड़ें निकल आती हैं। जड़ों के बाद उसको काट लेते हैं ना, वो एक तरह से अपना पेड़ तैयार हो जाता है। ये प्रक्रिया अपन बोलते क्या कहलाती है, कायक प्रवर्धन कहलाती है। तो कायक प्रवर्धन में जब मनुष्य कृत्रिम रूप से, किस रूप से, कृत्रिम रूप से पौधों के विभिन्न भागों से एक नवीन पौधा पैदा करे, मतलब मनुष्य जब कृत्रिम रूप से पौधों के विभिन्न भागों से एक नया पौधा उत्पन्न करे, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, कायक प्रवर्धन कहते हैं। इसी को हम बोलते हैं कृत्रिम अलैंगिक किसे कहते हैं। तो अभी ये आपकी अलैंगिक प्रजनन की सभी चीजें हो गई कि एकल जीवों में प्रजनन किस प्रकार होगा। तो एकल जीवों विखंडन, पुनरुद्भवन, मुकुलन और खंडन के द्वारा, और कायक प्रवर्धन भी आपका होगा। अब हम इसके बाद आपके लिए कल बीजाणु समासन पढ़ाएंगे कि होता क्या हो, और आपको लैंगिक जनन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। लैंगिक जनन किस प्रकार होता है। जब तक आप अपना वर्क कर लें तो ध्यान से वीडियो को सुनते रहें, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर आपके बुक के भी दिए जाएंगे। आपको अगर किसी बात की समस्या है तो विद्यालय में आकर के संबंधित टीचर से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।